हेलो फ्रेंड्स, टीचर्स अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यहाँ पर संपूर्ण ज्योग्राफी का जो रिवीजन बैच है उसको स्टार्ट किए हुए हैं। अभी तक हम लोगों ने 2 क्लास किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने पहली क्लास में भारत की जो अवस्थिति है, जो विस्तार है, जो राज्य हैं, जो उनकी सीमाएं हैं, उनके विषय में देखा। उसके बाद सेकंड क्लास में हम लोगों ने भारत के वायु क्षेत्र में जो खाड़ियां हैं, जलराशियां हैं, जो द्वीप हैं, बंदरगाह हैं, उनको हम लोगों ने देखा। ठीक है, आज हम लोग भारत के अंदरूनी क्षेत्र में जो पर्वत पठार और मैदान हैं उनके विषय में देखेंगे, और कहाँ पर कौन से पर्वत पठार सबसे ऊंचे हैं, कम हैं, किनका विस्तार कैसा है। ठीक है, सभी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। और ये जो रिवीजन बैच है, ये आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर चीज़ें यहाँ पर चलाई जा रही हैं, और ये बहुत कम समय में, ये मान चलिए 45 से 50 दिन में आपका ये सिलेबस पूरा कर दिया जाएगा। अगर किसी वजह से आपका जो एग्ज़ाम, देखिए अभी तो मैक्सिमम में मैं कहता हूँ कि जो नोटिस वायरल हुई है जिसमें लिखा हुआ है जनवरी के सेकेंड वीक में एग्ज़ाम कराने का, ये मान के चलिए आपका एग्ज़ाम इस डेट में नहीं हो सकता। टीजीटी पीजीटी का ये निश्चित तौर पर आपका कुंभ मेला के बाद मार्च अप्रैल में ये एग्ज़ाम होगा। मार्च अप्रैल में ये एग्ज़ाम होगा, लेकिन फिर भी हम इसी डेट को सही मान के अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास 45 से 50 दिन है। 45 से 50 दिन है, और इस 45 से 50 दिन में हम लोग अपना जो रिवीजन क्लास है इसको संपूर्ण ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, और अगर डेट आगे बढ़ जाती है तो हम इसी को क्या करेंगे, पुनः एक बार फिर रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, इस समय जितना आपने पढ़ लिया है उसको बार बार रिवाइज करिए, साथ में क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अब हम लोग आज के क्लास में हम लोग भारत के जो पर्वत पठार हैं, मैदान हैं, उनके विषय में हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम एक न्यूज है उसको बता देते हैं आप सभी को। यहाँ पर टीचर्स अकेडमी पर जो ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है, ठीक है, जिसकी जो वैलिडिटी है 6 मंथ की है, और ये आपका जो रिवीजन बैच है उसके तहत ये चलाया जा रहा है, जिसमें लाइव क्लास मिल रही है, प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, मॉडल पेपर मिल रहा है। ठीक है, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, और यहाँ पर जितने भी टीचर हैं सब क्या है, सब नंबर 1 है। ठीक है, सभी अपने आप में नंबर 1 है, और यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की क्लासेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इससे जुड़ने के लिए यहाँ पर नंबर दिया गया होगा। ठीक है, नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, उस पर आप कॉल करके चीज़ों को पता कर सकते हैं। देखिएगा, ये है भारत का मैप, ये आपको ओरिजिनल मैप है, और हमने आपको एक मैप बनाना सिखाया है जिसका नाम है टेक्निकल मैप। ठीक है, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। ठीक है, ओरिजिनल भी है, लेकिन यहाँ पर जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं का हम लोग अगर बनाना चाहें तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम में सचित्र वर्णन करने के लिए नहीं आता, वैसे सचित्र वर्णन करिए, ऐसे दिखाइए सारी सीमाएं कहाँ से कौन से मिल रही हैं। तो हम लोगों ने एक टेक्निकल मैप बनाया है, उस टेक्निकल मैप को भी हम लोग बगल में बना लेते हैं। इसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अपना टेक्निकल मैप बनाते हैं, देखिएगा। तो ये है भारत का मैप। ठीक है, ये अगर हम इसमें राज्यों को दर्शाएं, आप सभी को पता है, जल्दी जल्दी राज्य को हम दर्शा देते हैं। ऊपर जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, इधर आपका पंजाब है, यहाँ पर है गुजरात है, ये है आपका राजस्थान है, यहाँ पर है हरियाणा, बगल में है उत्तर प्रदेश, इसके बगल में है बिहार है, यहाँ पर क्या है, ये है उत्तराखंड है। नीचे शुरू करिए, यहाँ पर किनारे क्या है, केरल है, बगल में है तमिलनाडु, यहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर क्या है, तेलंगाना है, और तेलंगाना के ऊपर यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के पूर्व में यहाँ पर है उड़ीसा, और उड़ीसा के यहाँ पर देख, थोड़ा सा मैप में थोड़ा इसको हम लोग को और इधर बनाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, अभी बस इसे चलिए। ठीक है, उड़ीसा के ऊपर क्या है, झारखंड है, यहाँ पर क्या है, पश्चिम बंगाल है।
यहाँ पर आप देखेंगे सिक्किम है, यहाँ पर आपका क्या है, सिक्किम है। और यहाँ पर आपके जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर है मेघालय है। और यहाँ से ऐसे हम अलग कर देते हैं, असम और पश्चिम बंगाल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इधर आने पर यहाँ पर तेलंगाना से एक लाइन खींचते हैं, बेंगलुरु अलग हो जाता है। यहाँ पर हम महाराष्ट्र और एमपी को अलग कर देते हैं। और यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है गोवा। ठीक है, ये अपना टेक्निकल मैप है और ये क्या है, ओरिजिनल मैप है। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में यहाँ पर किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, तो यह आपका आता है, यहाँ पर यह है आपका हिमालय पर्वत। ठीक है, ये क्या है, हिमालय पर्वत है, ऐसे है विस्तृत है। ठीक है, अब हिमालय पर्वत अभी तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस हिमालय पर्वत समझिएगा। तो भारत है, नेपाल है, तिब्बत है, ऐसे इसका विस्तार है। आगे चलकर ये जो हिमालय है ये दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है और ऐसे म्यांमार और भारत के मध्य सीमा बनाते हुए अंडमान निकोबार जो आपका ये द्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी में यह जो पर्वत है डूब जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप देखेंगे, यहां पर इस हिमालय पर्वत के पद पर यहां पर क्या है, यहां पर मैदानी क्षेत्र है। जैसे राजस्थान में यहां पर जो मैदान है इसे क्या बोलते हैं, राजस्थान का मैदान बोलते हैं। पंजाब हरियाणा दिल्ली में जो मैदान है इसे पंजाब हरियाणा दिल्ली का मैदान बोलते हैं। यहाँ है उत्तर प्रदेश, इसे क्या बोलते हैं, गंगा का मैदान या आपका उत्तर भारत का मैदान। और यहाँ पर ये मैदान पूरा यहाँ तक है, पश्चिम बंगाल तक है। और यहाँ पर आप देखेंगे असम में यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा एक मैदान का निर्माण होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं। ठीक है, सभी को नमस्कार। ठीक है, सुरू जी आ गए हैं, वीएस सैनी जी हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मैदान, इसके बाद मैदान हम लोग देखेंगे। मैदान के बाद यहाँ पर आप देखिएगा ये जो बीच की स्थलाकृतियां हैं ये वाले हिस्से। ठीक है, ये यहाँ पर कौन सा हिस्सा पाया जाता है, तो ये है आपका केंद्रीय उच्च भूमि, इसे क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि। और इस केंद्रीय उच्च भूमि में भी कई स्थलाकृतियां हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या है, अरावली पर्वत पढ़ते हैं, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, इधर बुंदेलखंड हो गया और यहाँ पर भांडेरखंड, ये आपका किस में आता है, ये आपका केंद्रीय उच्च भूमि में आता है। वैसे पूरब में जाएंगे पूर्वी पठारी क्षेत्र है। यहाँ पर जो गारो खासी जयंतियाँ हैं, मेघालय का जो पठार है वो किस में आता है, पूर्वोत्तर पठारी क्षेत्र में आता है। नीचे आने पर ये महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र और कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, इनको लेकर यहाँ पर एक पठार है जिसे हम लोग बोलते हैं दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। और ये दक्कन का पठार है, दो भागों में बटा हुआ है, एक तो उत्तरी दक्कन है, दूसरा दक्षिणी दक्कन है। उत्तरी दक्कन का जो विस्तार है वो कहाँ पर है, यह महाराष्ट्र में है। और जबकि दक्षिणी जो दक्कन है इसका जो विस्तार है ये कहाँ पर है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा में है। ठीक है, उत्तरी दक्कन को क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप, जो हम लोग महाराष्ट्र में पढ़ते हैं दक्कन ट्रैप। ठीक है, वह कौन सा है, उत्तरी दक्कन है। और नीचे क्या है, कर्नाटक का पठार हो गया, तेलंगाना का पठार हो गया, नीचे क्या है, रॉयल सीमा का पठार। ये सारे किस में आते हैं, दक्षिण दक्कन में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बगल में देखें तो यहाँ पर दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ऐसे तट के किनारे किनारे। जो आपके पश्चिम में है इसे क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट बोलते हैं। और जो पूरब में है इसे क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट। दोनों पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ मिलती हैं, दक्षिण भारत में नीलगिरी पर्वत के पास आपस में मिल जाती हैं। जिसके बाद यहाँ से एक पर्वत श्रृंखला ऐसे नीचे तक जाती है, कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, टेक्निकल मैप पे करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यह है आपका टेक्निकल मैप। यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर आपका जो हिमालय पर्वत है वो ऐसे आएगा। ठीक है, ये ऐसे नेपाल, सिक्किम होते हुए अरुणाचल प्रदेश, और ये आपका सीमा पे आकर कहाँ चला जाता है, बंगाल की खाड़ी में। क्लियर है, तो यहाँ पर इससे हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हिमालय पर्वत का विस्तार भारत के किस किस राज्य में है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ऊपर जम्मू कश्मीर में,
हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, इधर ये नेपाल देश में, यहाँ से सिक्किम में है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी क्षेत्रों में आपके हिमालय का जो विस्तार है ये पाया जाता है। ठीक है, इससे हमको इन्फॉर्मेशन निकलेगी। इससे क्या है, ये देखने में अच्छा है लेकिन इन्फॉर्मेशन कम निकलेगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिमालय पर्वत पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग आप लोग डालिएगा हिमालय पर्वत। देखिएगा, हिमालय पर्वत का अध्ययन हम दो तरीके से करते हैं। एक तो क्षैतिज इसका जो विभाजन है उसके आधार पर करते हैं, और दूसरा अध्ययन क्या है, ऊर्ध्वाधर विभाजन। तो पहले हम लोग क्षैतिज विभाजन के आधार पर सारी चीजें देखेंगे। देखिएगा, क्षैतिज विभाजन, तो हिमालय की 4 श्रृंखलाएं हैं। कितनी है, 4 श्रृंखलाएं हैं। सबसे ऊपर जो श्रृंखला है इसका नाम है ट्रांस हिमालय। इसका क्या नाम है, ट्रांस हिमालय, या इसे पार हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार हिमालय, या इसे तिब्बत हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक है, इन नामों से जाना जाता है। इससे नीचे आने पे अगला जो हिमालय है, अगली जो श्रेणी है, इसे बोलते हैं बृहद हिमालय। इसका क्या नाम है, बृहद हिमालय बोलते हैं। बृहद हिमालय के बाद जो अगली श्रेणी है, बृहद श्रेणी है, इसका नाम है लघु हिमालय। इसका क्या नाम है, लघु हिमालय। और लघु हिमालय के बाद जो अगली श्रेणी है इसका नाम है शिवालिक हिमालय। क्या नाम है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो हिमालय की कुल क्षैतिज आधार पर कितनी श्रेणियों का विभाजन किया गया है, तो मुख्य रूप से 4 श्रेणियों का विभाजन किया गया है, जिसमें सबसे पहले कौन सा है, ट्रांस हिमालय है, और ट्रांस हिमालय के बाद क्या है, बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय है, लघु हिमालय के बाद क्या है, शिवालिक हिमालय। अब जब दो पर्वत श्रृंखलाएं अगल बगल समानांतर हैं, खड़ी हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होगी, घाटी होगी। ठीक है, ये जो घाटियां हैं इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में, उनके भी कुछ नाम हैं। जैसे जो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो घाटी है, ठीक है, ये जो घाटी है इसका नाम क्या है, इसका नाम है STSZ। इसका नाम क्या है, STSZ, या इसे हम लोग इसको ITSZ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ITSZ। क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पर बीच में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी को हम लोग भारत में सिंधु बोलते हैं, और यहाँ पर एक नदी इस साइड से प्रवाहित होती है। देखिएगा, यहाँ पर एक नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है और एक नदी इधर ऐसे प्रवाहित होती है। ये जो नदी है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ पे ये जो नदी है इसका नाम है सिंधु नदी। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है, तिब्बत में, चीन में इसे सांगपो नदी बोलते हैं, सांगपो नदी। और सांगपो नाम है, लेकिन चाइनीज लोग हर चीज के आगे टी जोड़ देते हैं, टी सांगपो या ता सांगपो इसे पढ़ते हैं। तो यहाँ से शब्द लिखा गया है, टी लिया गया है, और यहाँ सिंधु से शब्द क्या लिखा गया है, एस लिखा गया है, और आई लिया, मतलब सिंधु पढ़ते हैं लेकिन सिंधु में इंडस पढ़ते हैं ना, इंडस रिवर पढ़ते हैं इसको, तो आई लिखा गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो नाम रखा गया है इसका नाम रखा गया है इंडस टी फॉर सांगपो, इंडस सांगपो फ्यूचर जोन। ठीक है, ये सिंधु सांगपो फ्यूचर जोन इसे पढ़ते हैं। तो सिंध ITSZ कहाँ पर है, यह आपका ट्रांस हिमालय एवं बृहद हिमालय के मध्य की जो घाटी है इसे बोलते हैं। जो बृहद हिमालय है, जो लघु हिमालय है, इसके बीच की जो घाटी है इसे किस नाम से जानते हैं, MCT घाटी। इसका नाम है MCT घाटी। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसका फुल फॉर्म है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट या दरार हो गया, थ्रस्ट हो गया। ठीक है, इनके सब एक ही नाम है, एक ही चीजें हैं। तो यह MCT घाटी कहाँ मिलेगी आपको, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मिलेगी। और ये जो MCT घाटी है इसे क्या बोलते हैं, कश्मीर घाटी भी इसे बोलते हैं। MCT कश्मीर कहाँ पर है, MCT घाटी में है, इसलिए इसे कश्मीर भी घाटी बोलते हैं।
यहाँ पर बृहद हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच की जो घाटी है इसका नाम है MBF घाटी, मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, तो यह कहाँ पर है? लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में। इससे नीचे जाएंगे तो अगली जो यहाँ पर घाटी आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ पर है HFF। इसका नाम क्या है? इसका नाम है HFF। इसे फुल फॉर्म क्या है? हिमालयन फ्रंट फॉल। तो हिमालय पर्वत के सामने जो फॉल है, जो पानी गिर रहा है, या आप कह सकते हैं जो पर्वत श्रृंखला की जो अवसाद है वो जाकर इनके पद पर निक्षेपित हो जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक हल्का सी छोटी सी घाटी बनती है, पहाड़ी क्षेत्र है, जिसे ये क्या है? ये जो घाटी बन रही है ये HFF हिमालयन फ्रंट फॉल इसे बोलते हैं। ठीक है, हिमालय के फ्रंट की जो घाटी है। क्लियर है? तो यहाँ चार श्रेणियां हैं। 4 श्रेणियों के साथ में क्या है? यहाँ पर 4 आपके घाटियां भी हैं। इनके नाम आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर जो ये मैंने श्रृंखलाएं लिखी हुई हैं, इन श्रृंखलाओं में भी कई छोटी छोटी, क्या भाई हिमालय बहुत लंबी है तो हम इनसे छोटी ही कहेंगे, ठीक है, लेकिन है काफी लंबी। ठीक है, इनके अंदर भी कई छोटी छोटी क्या है? श्रेणियां हैं। इनके अंदर कई छोटी छोटी श्रेणियां हैं। देखिएगा, जैसे ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कितनी श्रेणियां हैं? 3। कौन कौन सी हैं? तो सबसे ऊपर है काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। इसके बाद कौन सी श्रेणी है? यह आपकी है लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी के बाद तीसरी जो श्रेणी है इसका नाम क्या है? जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ठीक है, जास्कर श्रेणी है। इसके बाद अगली जो पर्वत श्रृंखला है इसका क्या नाम है? बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। अब यहाँ पर बृहद हिमालय की जो श्रृंखला है, तो ये बृहद हिमालय एक सतत श्रृंखला है जो आपकी पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैली हुई है। पूर्व में, पश्चिम में यहाँ पर एक पर्वत है नंगा पर्वत, और यहाँ पर पश्चिम में आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तिब्बत में यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा पर्वत। ठीक है, तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक जिस श्रृंखला का विस्तार है उसे क्या बोलते हैं? बृहद हिमालय। यह सबसे ऊंची श्रृंखला, हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला बृहद हिमालय है। ठीक है, और जैसे ही दक्षिण में जाकर, जैसे यहाँ पर देखिएगा दक्षिण में जाकर यहाँ पर यह दक्षिणवर्ती मोड़, ऐसे पूर्व में जाकर एक दक्षिणवर्ती मोड़ यहाँ पर लेता है। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? CCA। इसका क्या नाम है यहाँ पर? इसका इस बिंदु का इसे बोलते हैं CCA, सेंट्रल क्रिस्टलाइन एक्सिस। जो सेंट्रल क्रिस्टलाइन एक्सिस है, ये जो मोड़ है, ठीक है, ये जो मोड़ है ये किसका भाग है? यह भी आपका बृहद हिमालय का ही भाग है। ठीक है, यह किसका भाग है? बृहद हिमालय का ही भाग है। देखिएगा, अब यहां पर फंसता है जास्कर को लेकर मैटर। थोड़ा सा मैटर क्या है? कहीं जास्कर को बृहद हिमालय का भाग दर्शाया जाता है और कहीं कहीं ट्रांस हिमालय का। ठीक है, इसको हम लोग इस कंफ्यूजन को यही दूर करते हुए चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो जास्कर श्रेणी है, अगर हम इसकी संरचना की बात करें, संरचना एवं उत्पत्ति, संरचना एवं उत्पत्ति के आधार पर यह किसका भाग है? तो यह भाग है बृहद हिमालय का। संरचना और उत्पत्ति के आधार पर यह किसका भाग है? बृहद हिमालय का भाग है। लेकिन ये जो श्रेणी है यह अवस्थित कहाँ है? तो यह अवस्थित है ट्रांस हिमालय पर। ठीक है, तो अवस्थिति के आधार पर यह किसका भाग है? यह आपका ट्रांस हिमालय का भाग है। लेकिन संरचना और उत्पत्ति के आधार पर यह बृहद हिमालय का भाग है। इसलिए कहीं कहीं पर इसको बृहद हिमालय के साथ रखा जाता है और कहीं कहीं इसको कहाँ रखा जाता है? ट्रांस हिमालय के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसके साथ रख रहे हैं? तो यहाँ पर वर्तमान में हम लोग इसको ट्रांस हिमालय के साथ रखेंगे। ठीक है, ये है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के और नीचे जाएंगे तो अगला कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय। लघु हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? लघु हिमालय की भी 4 श्रेणियां हैं। यहां पर लघु हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन सा है। सबसे पश्चिम में राजेश जी आ गए हैं,
नमस्कार, नमस्ते राजेश जी। ठीक है, यहाँ पर लघु हिमालय की 4 श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर कौन सी है? यह है वो आपकी पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी। इस सारी श्रेणियों को हम मैप में दिखाएंगे भी, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा। ठीक है, इसको दिखाएंगे भी कहाँ पर ये अवस्थित है, पहले नाम जान जाइए। तो लघु हिमालय में 4 श्रेणियां हैं। एक है पीर पंजाल श्रेणी, इसका विस्तार कहाँ है? जम्मू कश्मीर और आपका हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है, 2 राज्यों में। इसके बाद दूसरा क्या है? एक है धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है? तो इसका विस्तार आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तीसरा है मसूरी नागटिबा, मसूरी नागटिबा, इसका विस्तार कहाँ है? उत्तराखंड में है। और चौथी जो श्रेणी है इसका नाम है महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है? इसका विस्तार है नेपाल, नेपाल में। ये 4 श्रेणियां हैं, ये क्या है? लघु हिमालय का भाग है। ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग हिमालय का अध्ययन करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सारी चीजें। क्यों? कि यहीं पर ढेर सारी श्रेणियां भी हैं, दर्रे भी हैं, चोटियां भी हैं, ठीक है, पर्यटन स्थल भी हैं। तो सभी का अध्ययन अगर हम लोग करने लगते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं, जिस हिसाब से हम बता रहे हैं अगर उसी हिसाब से आप अध्ययन करेंगे तो ये आपका बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांस हिमालय देखा, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। उसके बाद यहाँ जो ट्रांस हिमालय है उनकी 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। बृहद हिमालय की एक श्रृंखला है, आगे चल के सीसीए, जो सीसीए है ये भी इसी का भाग है। ठीक है, लघु हिमालय में 4 श्रृंखलाएं हैं, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, मसूरी नागटिबा और महाभारत श्रेणी। और सबसे नीचे जो श्रेणी है उसका नाम क्या है? शिवालिक श्रेणी। क्लियर है? इसको आप लोग जल्दी से बनाइएगा, इसको बनाइए जल्दी से आप लोग। इसको मैं आपको मैप में एक बार दिखा देता हूं कैसे इसको दर्शाया जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, देखिएगा। सिर्फ हम लोग जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, पंजाब यही बनाएंगे। ठीक है, ये है आपका जम्मू कश्मीर, ये है उत्तराखंड और ये है नेपाल। ठीक है, जम्मू कश्मीर ऊपर है, ये हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब हो गया, और यहां पर क्या है? उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड है। सबसे ऊपर कौन सी श्रेणी है? ये है आपकी काराकोरम श्रेणी है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी। और उसके बगल में क्या है? लद्दाख श्रेणी है। और तीसरी क्या है? जास्कर श्रेणी। और लद्दाख और जो काराकोरम श्रेणी है इसका जो तिब्बत में विस्तार है इसे क्या बोलते हैं? कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तीनों श्रेणियां किस में है? काराकोरम श्रेणी में है, ट्रांस हिमालय में है। इससे नीचे यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगली जो श्रेणी है इसका नाम क्या है? बृहद हिमालय। और बृहद हिमालय जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमाचल प्रदेश आती है, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद कहाँ चली जाती है? ये आप चले जाते हैं नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या तिब्बत होते हुए नामचा बरवा पर्वत तक। ठीक है, इसके बाद इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय की 4 श्रृंखलाएं मैंने आपको बताई। पहली श्रृंखला पीर पंजाल की थी, जिसका विस्तार जम्मू कश्मीर और कहाँ पर है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। दूसरी है धौलाधार श्रेणी, इसका विस्तार कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तीसरी श्रेणी है मसूरी नागटिबा, जिसका विस्तार कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तराखंड में है। और चौथी श्रेणी जो है महाभारत श्रेणी, इसका विस्तार कहाँ है? नेपाल में है। ठीक है, ये नेपाल मैंने बना दिया। इसके बाद चौथी श्रृंखला जो है वो किसकी है? शिवालिक हिमालय की। तो शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है ये यहाँ से लेकर, देखिएगा, इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश से होते हुए कहाँ तक है? तीस्ता नदी तक। तीस्ता नदी आपको सिक्किम तक यह स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उसके आगे सारी पर्वत श्रृंखलाएं आपस में पास आ जाती हैं, जिसकी वजह से इसका जो अलग सा जो इसका अस्तित्व था वो खत्म हो जाता है। आगे चलकर जो हम लोग अरुणाचल प्रदेश में कुछ पहाड़ियां देखते हैं, जैसे दफला, मिरी, अभोर, मिसमी, ये सारी पहाड़ियां किसका भाग हैं? तो शिवालिक हिमालय का ही भाग हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये शिवालिक हिमालय ऐसे नीचे नीचे लघु हिमालय के नीचे होते हुए नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तक ये जाती है। ठीक है, तो सारी श्रेणियां आप लोगों ने देख लिया। सबसे ऊपर कौन सा है? ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद ये वाली कौन सी है? बृहद हिमालय की है।
उसका लघु हिमालय की 4 श्रेणियां हैं, पीर पंजाल है, धौलाधार है, मसूरी नाग टिब्बा और वो महाभारत श्रेणी। और ये कौन सी है? ये आपकी है, ये आपकी शिवालिक हिमालय की श्रेणी है। क्लियर है? कंचन लता जी गुड आफ्टरनून, आप लोग टाइम से आ जाया करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अब जो ये आपका ट्रांस हिमालय है या आप काराकोरम जो श्रेणी है, यहाँ से शुरू हम लोग चीज करेंगे। यहाँ पर कौन कौन से ग्लेशियर हैं, कौन कौन सी चोटियां हैं, दर्रे कौन कौन से हैं, सारी चीजें, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में ये जो श्रृंखला आप देख रहे हैं, इस पर बहुत ढेर सारे क्या है, ग्लेशियर पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत ढेर सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं, हिमनद जिसे बोलते हैं। यहाँ वर्ष भर क्या होता है, बर्फ जमा रहता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे लास्ट में यहाँ पर एक ग्लेशियर है, ठीक है, जिसका नाम है बतूरा ग्लेशियर, बतूरा। इसके बाद अगला जो ग्लेशियर है जिसका नाम है हिस्पर, बतूरा हिस्पर। इससे आगे बढ़ेंगे, अगला जो ग्लेशियर है जिसका नाम है बियाफो, बियाफो। इसके बाद है बालतोरा, इसके बाद है ससायनी, और यहां पर है सियाचिन। क्या है? सियाचिन। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं तभी चीजें क्लियर होंगी। यह है आपका सियाचिन, ठीक है, सियाचिन है। और ये आपका है ससायनी, ये है ससायनी वाला, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम में पहले जो क्वेश्चन बनते थे, पूछा जाता था भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो हम लोग क्या लगाते थे, सियाचिन, ठीक है। लेकिन एक बार क्वेश्चन ऐसे आता है तो आयोग ने क्या माना, ससायनी माना, ठीक है। बाद में मैटर कोर्ट में जाता है और कोर्ट में यह निर्णय होता है कि जो ससायनी है यह सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। ये क्या है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और ये सियाचिन क्या है, यह लंबाई में बड़ा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, कंफ्यूजन नहीं होना, इस समय वर्तमान में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, ससायनी, ये याद रखिएगा। ससायनी भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इनका क्रम याद रखिएगा, बतूरा, हिस्पर, बियाफो, बालतोरा, ससायनी और सियाचिन, ठीक है। यहाँ इसके देखिए, अब हम लोग ग्लेशियर पढ़ रहे हैं तो अन्य ग्लेशियर को भी साथ में पढ़ लेते हैं। नीचे आने पर यहाँ पर उत्तराखंड है। उत्तराखंड में यहाँ पर कुछ ग्लेशियर हैं, जैसे एक है गंगोत्री ग्लेशियर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, गंगा नदी निकलती है, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। यही है यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर। यही है आपका एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मिलान ग्लेशियर है, या एक मिनट देखिएगा, इसका नाम है मिलाम, ठीक है, मिलाम ग्लेशियर और पिंडार ग्लेशियर। एक ग्लेशियर है मिलाम ग्लेशियर, मिलाम, और एक है पिंडार ग्लेशियर, पिंडार ग्लेशियर। ये चारों ग्लेशियर कहाँ पर हैं, ये आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं, उत्तराखंड में, ठीक है। और सिक्किम में, आगे चलकर सिक्किम में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जेमू हिमनद, जेमू हिमनद, हिमनद, ठीक है, हिमनद। ये जो ग्लेशियर ये कहाँ पर है, ये आपका पड़ता है सिक्किम में, तो सिक्किम, ठीक है। ये इतने ग्लेशियर आप लोग याद रखिएगा भारत में जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी से आपका एक क्वेश्चन, ग्लेशियर से आता है, इसी से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। क्या नाम है, बतूरा, हिस्पर, बियाफो, बालतोरा, ससायनी, सियाचिन। उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम ग्लेशियर और पिंडार ग्लेशियर। और सिक्किम में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जेमू हिमनद। क्लियर है? इतने ग्लेशियर आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो दर्रे हैं, ठीक है, उन दर्रों को देखेंगे। दर्रे क्या होते हैं, जहां से नदी प्रवाहित होती है, नदी जब प्रवाहित होती है क्या करती है, एक रास्ते का निर्माण करते हैं, ठीक है। पहाड़ियों को काट के एक रास्ते का निर्माण करते हैं। तो कहीं पर भी आप देखें, किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है तो कहीं ना कहीं जो नदियों का मार्ग है उसको चुनता है। और कहीं कहीं आप देखते हैं दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में भी कुछ दर्रे होते हैं, प्राकृतिक तौर पे होते हैं, जिससे उस पर्वत के दूसरे पार जाया जा सकता हो, ठीक है। ऐसे दर्रों को क्या बोलते हैं, ऐसे स्थान को दर्रा बोलते हैं, पास बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं।
तो हिमालय में भी कई ऐसे दर्रे हैं, पास हैं, जिससे जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान जाया जाता है। जैसे अगर हम लोग देखें इसी काराकोरम श्रेणी पर, यही काराकोरम श्रेणी पर यहाँ पर एक दर्रा है ऊपर साइड, ठीक है, मैं इसको यहाँ बना दे। देखिए अब पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, अब एग्जैक्ट लोकेशन यहीं पर है, मैं आपको यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। अब ये पूरा हिस्सा, इधर वाला जो हिस्सा है, इतना हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, और ये वाला जो हिस्सा है ये किसके कब्जे में है? चीन के कब्जे में है। भारत के पास, भारत अधिकार कहा तक भाई ये हमारा है, लेकिन अभी वर्तमान में किसके अधिकार में है, कौन यहाँ पर बैठा हुआ है? तो ये इस वाले हिस्से में, इसमें चीन बैठा हुआ है, और इस वाले हिस्से में कौन बैठा हुआ है? इतने में पाकिस्तान बैठा हुआ है। तो यहाँ पर जो दर्रा है, ठीक है, ये जो दर्रा है इसका नाम है इसका नाम है खुजराब दर्रा। इसका क्या नाम है? इसका नाम है खुजराब दर्रा। खुजराव दर्रा कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी पर है। और इससे कहाँ व्यापार होता है? तो इससे चीन के लोग, जो इधर यहाँ पर कौन है? यहाँ चीन है, इधर कौन? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और चीन का जो व्यापार होता है खुजराब दर्रे से होता है, ठीक है, इसका उपयोग करते हैं ये लोग। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक दर्रा और है, यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा, ठीक है। क्या नाम है? काराकोरम दर्रा। और ये काराकोरम दर्रा किसके अधिकार क्षेत्र में है वर्तमान में? तो यहाँ पर चीन का अधिकार है। इस पर किसका अधिकार है? चीन का अधिकार है। जो आप लोग देखते होंगे ना सीपेक वाला, जो यहाँ पर जो रास्ते बनाए जा रहे हैं इसी दर्रे से होके जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमको यहाँ से चीन जाना है, इस साइड जाना है, ठीक है, तब हम लोग इसका दर्रे का उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत कम इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो ये जो दर्रा है ये कहाँ पर है? ये भी आपका काराकोरम श्रेणी पर है। इसके अलावा कुछ दर्रे हैं जो आपके काराकोरम श्रेणी पर हैं, और ये इस साइड है, यहाँ पर है। इससे हम लोग इन दर्रों से कहाँ जाते हैं? तिब्बत की यात्रा करते हैं, तिब्बत जाते हैं। अगर हमको यहाँ से तिब्बत जाना है तो इन दर्रों का उपयोग करते हैं। इनका जो नाम है, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। एक का नाम है लनकला, कोनेला और केप सांगला। इन तीन दर्रे हैं जिनका नाम है लनकला, कोनेला और केप सांगला। केप सांगला, ठीक है, केप सांगला। ये तीन दर्रे कहां पर हैं? ये आपका भारत और तिब्बत के मध्य में है। तो 5 दर्रे आप याद रखिएगा, खुजराब दर्रा, काराकोरम दर्रा, लनकला दर्रा, कोनेला और केप सांगला दर्रा। ये 5 दर्रे कहां पर हैं? ये आपका पड़ता है काराकोरम श्रेणी पर। रॉकी सिंह भी आ गए हैं, राधे राधे सर जी, बहुत बढ़िया। देखिएगा इसके बाद अगला जो श्रेणी है ये है लद्दाख श्रेणी, ठीक है। लद्दाख श्रेणी पर आपको 4 दर्रे याद रखने हैं। कौन कौन से? यहां पर एक दर्रा है, यहां पर इस दर्रे का नाम है खारदुंगला दर्रा। क्या नाम है? इसका नाम है खारदुंगला दर्रा। और यहां से इसके यहाँ जो लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है, इसके मध्य से एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी के दाहिने तट पर एक शहर है, एक कस्बा है जिसे बोलते हैं लेह। और लेह यहाँ पर अवस्थित है। देखिएगा लेह कहाँ पर है? लेह यहाँ पर अवस्थित है और नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है। और इस लेह से अगर हमको सियाचिन जाना है तो हम लोग किस दर्रे का उपयोग करते हैं? खारदुंगला। इसी दर्रे से हम लोग जाते हैं। आगे यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है, श्योक नदी, और श्योक नदी आगे चलकर यहाँ पर एक नदी और मिलती है जिसका नाम है नुब्रा नदी। और इन्हीं नदियों के माध्यम से हम लोग कहाँ जाते हैं? सियाचिन जाते हैं, ठीक है। ये दर्रा याद रखिए, खारदुंगला दर्रा। और लद्दाख श्रेणी पर ही ये भारत और तिब्बत की सीमा पे 3 दर्रे यहाँ पर और हैं, ठीक है। जैसे यहाँ ऊपर हम लोगों ने लनकला, कोनेला, केप सांगला देखा था, वैसे 3 दर्रे यहाँ पर हैं। एक नाम है चांगला, एक दूसरा है जाराला और तीसरा है चारडिंगला, ठीक है। चांगला, जाराला और चारडिंगला ये 3 दर्रे कहां पर हैं? तो आप कहेंगे लद्दाख श्रेणी पर हैं। और चौथा कौन सा है? खारदुंगला दर्रा, ठीक है। तो 4 दर्रे आप लोग यहां पर याद रखिएगा लद्दाख श्रेणी पर। यहां उसके बाद जास्कर श्रेणी पर दर्रा नहीं है, ठीक है।
और अभी हम लोग सिर्फ दर्रों की बात कर रहे हैं। दर्रे, सारे दर्रे हम लोग देख लेंगे, भारत में कितने दर्रे हैं, कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद नीचे आने पर बृहद हिमालय है, और बृहद हिमालय पर कई दर्रे हैं, ठीक है। दो दर्रे तो आपके बृहद हिमालय पर कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर है दो दर्रे, बृहद हिमालय पर दो दर्रे हैं। ये जो दर्रा है इसका नाम है बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा। और ये जो दूसरा है इसका नाम है जोजिला, जोजिला दर्रा। अगर आपको यहाँ पर कौन सा शहर अवस्थित है, यहाँ पर इस साइड आपका पड़ता है श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर है। तो श्रीनगर से अगर आपको जाना है लेह, ठीक है, तो किस दर्रे का उपयोग करेंगे, जोजिला दर्रे से जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ से पाकिस्तान जाना है तो बुर्जिला दर्रे का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसको ये बॉर्डर के समीप है इसलिए इसको बंद रखते हैं, अधिकांश दिन ये बंद रहता है, और जो यूज किया जाता है वो जोजिला दर्रे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इससे आगे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग पहुंचेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में जो आपका बृहद हिमालय है इस पर यहाँ पर एक दर्रा है, और इस दर्रे का नाम है बारालाचाला दर्रा। क्या नाम है इसका? नाम है बारालाचाला दर्रा। मैं यहीं लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, बारालाचाला दर्रा। और आगे आने पर यहां पर इसी बृहद हिमालय पर एक दर्रा यहां पर है, और इस दर्रे का नाम है, इसे बोलते हैं शिपकिला दर्रा, ठीक है। क्या नाम है इसका? शिपकिला दर्रा। और भारत में जो सतलज नदी है, भारत में जो सतलज नदी प्रवेश करती है वो किस दर्रे से करती है? इसी शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश और ये आपका क्या है, पंजाब, इनसे प्रवाहित होते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर चार दर्रे हम लोगों ने देखा, एक है बुर्जिला, जोजिला कहाँ पर है? बृहद हिमालय में, पंजाब में। दो दर्रे हैं आपका, एक है बारालाचाला, दूसरा शिपकिला दर्रा, ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड में इस श्रेणी पर, इस बृहद हिमालय पर कई दर्रे हैं, ठीक है, कई दर्रे हैं। जैसे एक दर्रा है मुलिंग दर्रा, दूसरा है थांगला दर्रा, मानाला, नीतीला, ठीक है, थांगला, मानाला, नीतीला, नीतीला, मानाला, ठीक है। ये सारे दर्रे कहाँ पर स्थित है? ये है आपके बृहद हिमालय उत्तराखंड में, ठीक है। एक है मुलिंग दर्रा, मुलिंग दर्रा, ठीक है। इतने आप याद कर लीजिए, सफिशिएंट है। इसके बाद यही श्रेणी नेपाल से होते हुए कहाँ जाती है? सिक्किम जाती है। और सिक्किम में जाने पर, सिक्किम में दो दर्रे हैं, सिक्किम में दो दर्रे हैं। कौन कौन से हैं मैं यहां लिख दे रहा हूं। एक नाम है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, और दूसरा जो दर्रा है उसका नाम है जेलेपला, जेलेपला दर्रा, ठीक है। नाथुला एवं जेलेपला दर्रा, ये दोनों दर्रे कहां पर हैं? तो ये आपके पड़ते हैं सिक्किम में बृहद हिमालय पर। क्लियर है? तो ये आपके हिमालय में, हिमालय के प्रमुख दर्रे हो गए, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग अभी एक दो दर्रे और हैं पीर पंजाल पे भी, उसको भी देख लें, ठीक है। ये है आपका लघु हिमालय। लघु हिमालय की जो सबसे बड़ी श्रेणी है उसका क्या नाम है? पीर पंजाल श्रेणी। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार है। यहाँ पर तीन दर्रे हैं, यहाँ पर तीन दर्रे हैं इस श्रृंखला पर। दो दर्रे आपके जम्मू कश्मीर में है, और एक दर्रा कहाँ पर है? ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। नाम क्या क्या है? ये जो दर्रा है ये वाला, इसका नाम है पीर पंजाल दर्रा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पीर पंजाल श्रेणी पर जो सबसे पश्चिम में है इसका नाम है पीर पंजाल दर्रा है। इसके बाद जो इसके बगल में ये वाला दर्रा है इसका नाम है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ठीक है, बनिहाल दर्रा।
और यहाँ पर जो दर्रा है जो आपका हिमाचल प्रदेश में है, इसका नाम है रोहतांग दर्रा। ठीक है, जो जवाहर सुरंग बनाई गई है वो किस दर्रे में बनाई गई है? तो बनिहाल दर्रे में बनाई गई है। ठीक है, बनिहाल दर्रे में और जम्मू कश्मीर में है। ये यहाँ पर किस श्रेणी पर है? पीर पंजाल श्रेणी पर है। और पीर पंजाल श्रेणी किसका हिस्सा है? तो लघु हिमालय का हिस्सा है। तो तीन दर्रे याद रखिए, पीर पंजाल, बनिहाल और रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो इतना आप लोग हिमालय में आप लोग इतना चीजें याद रखिए दर्रे से संबंधित। अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? इसके बाद हम लोग देखेंगे इन हिमालय पे जो प्रमुख चोटियां हैं, इन चोटियों का अध्ययन करें। कौन शिखर सबसे बड़ी है, ऊंची है, कहाँ पर अवस्थित है, किस श्रृंखला पर है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। देखिएगा, अब हम लोग सिर्फ यहीं पर जैसे बनाए थे फिगर फिर से बनाएंगे। जम्मू कश्मीर का देखिए, यहां पर है आपका, ऊपर क्या है? जम्मू कश्मीर है, नीचे क्या है? हिमाचल प्रदेश है और पंजाब है। यहाँ पर है ये आपका क्या है? ये आपका है उत्तराखंड है। और यहाँ पर ये जो हिस्सा मैंने बनाया है ये कौन सा है? ये है सिक्किम का। ठीक है, और बीच में ये पूरा हिस्सा किसका है? नेपाल का है। क्लियर है? सबसे ऊपर श्रेणी कौन सी है? तो ये आपकी है काराकोरम श्रेणी। उसके लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी के बाद कौन सी है? जास्कर श्रेणी है। जास्कर श्रेणी के बाद अगला कौन सा है? तो ये है आपका बृहद हिमालय है। ऐसे बृहद हिमालय आ रहा है। ठीक है, बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय के बाद अगली जो श्रेणी है ये कौन सी है? तो यहाँ पर है पीर पंजाल श्रेणी, यहाँ पर है धौलाधार श्रेणी, ये है मसूरी नागटिबा, और ये कौन सी है? ये है महाभारत श्रेणी। ठीक है, इसके बाद अगली जो श्रेणी है ये कौन सी है? ये है आपकी लघु शिवालिक हिमालय की। ठीक है, शिवालिक हिमालय की। अब यहाँ पर सारी श्रेणियां हो गई। अब हम लोग यहाँ पर चोटियों को देखेंगे। यहाँ पर जो काराकोरम श्रेणी है, तो काराकोरम श्रेणी पर यहाँ पर एक श्रृंखला है, पर्वत चोटी है जिसका नाम है माउंट केटू। क्या नाम है? माउंट केटू है। इसका दूसरा नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन है। और यह भारत की सबसे ऊंची श्रेणी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत है। लेकिन वर्तमान में ये किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो यह वर्तमान में पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है। पाकिस्तान इस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अधिकार क्षेत्र में अवस्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब कंचनजंगा आ जाएगी जो कि सिक्किम में अवस्थित है। लेकिन वैसे सिंपल अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट केटू है। ठीक है, माउंट केटू है। इसके बगल में यहाँ पर एक चोटियों की श्रृंखला है जिसका नाम है गैसर ब्रह्म। इसका नाम है गैसर ब्रह्म। और जो गैसर ब्रह्म है इसी के नाम से कितनी चोटियां हैं? 6 चोटियां यहाँ पर अवस्थित हैं। ठीक है, सभी का नाम गैसर ब्रह्म करके है। 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे नाम है। ठीक है, बस आप याद रखिए गैसर ब्रह्म जो चोटी है वो कहाँ पर अवस्थित है? वह आपकी काराकोरम श्रेणी पर ही है अवस्थित है। ठीक है, तो केटू हो गया और गैसर ब्रह्म हो गया। इसके बाद जो लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी पर यहां पर एक चोटी है। ये जो चोटी है इसका नाम है माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी। और ये जो माउंट राकापोसी श्रेणी है यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तीव्र ढाल मतलब खड़ी ढाल। जैसे अगर हम किसी पहाड़ पे चढ़ते हैं तो एक स्लोप होता है, एक ढाल होता है जिसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे पर्वत होते हैं जो खड़ी ढाल की होती है, जैसे दीवार जैसे होती है, तो उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो वैसे ही जो माउंट राकापोसी है यह विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख श्रेणी पर यह अवस्थित है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तीनों श्रेणियों पे यहाँ बस इतनी चोटियां याद रखिएगा, राकापोसी, केटू और गैसर ब्रह्म। ये जो बृहद हिमालय है ग्रीन कलर का, यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम है नंगा पर्वत। इसका क्या नाम है? इसका नाम है नंगा पर्वत। ठीक है,
और बृहद हिमालय जो है इसकी जो श्रृंखला है इसकी शुरुआत भी यहीं से होती है, और यहाँ लास्ट में अरुणाचल प्रदेश में एक श्रृंखला पर्वत चोटी है जिसका नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत, ठीक है, नामचा बरवा पर्वत, यहाँ तक यह विस्तृत है। अब नंगा पर्वत से लेकर ये आती है यहाँ पर कहाँ, हिमाचल प्रदेश में आएगी, फिर यहाँ पर उत्तराखंड में आएगी, फिर यह है नेपाल में। इस श्रृंखला पर यहाँ पर बहुत ढेर सारी चोटियाँ हैं, उनके नाम पूछता है एग्जाम में, उनका क्रम से नाम पूछता है, उनका ऊंचाई के क्रम से नाम पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर बृहद हिमालय पर उत्तराखंड में हमको 6 चोटियां याद करनी होती हैं। कितनी? 6 चोटियां यहाँ पर हमको याद करनी होती हैं। पहले तो हम 4 चोटियों को याद करेंगे, उसके बाद हम लोग 6 कैसे याद करेंगे उसको देखेंगे। यहाँ पर 4 चोटियां हैं, जिसको याद कैसे करते हैं, काके बना, मतलब के से कामेट, कामेट, के ई से केदारनाथ, पी ए से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, और एन ए से नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक है। 4 चोटियां आप लोग यहां पर याद रखिएगा काके बना से। और इसके बाद यहां पर 2 चोटियां और याद करनी होती हैं, एक का नाम है बी और दूसरे का नाम क्या है, टी, ठीक है। बी से क्या याद रखना होता है, बंदरपुछ, बंदरपुछ, और यहां पर टी से क्या है, त्रिशूल, त्रिशूल, ठीक है। तो यहां पर अगर हम पश्चिम से पूर्व देखें तो उत्तराखंड में बृहद हिमालय पर पश्चिम से पूर्व कौन कौन सी चोटियां हैं, ये आपकी पड़ती हैं। सबसे पश्चिम में है बंदरपुछ है, उसके बाद कामेट है, फिर केदारनाथ है, फिर बद्रीनाथ है, फिर नंदा देवी है, बीच में क्या है, त्रिशूल है, ठीक है, त्रिशूल, उसके बाद क्या है, नंदा देवी। ये 6 चोटियां आप लोग याद रखिएगा। इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये जो है आपका नेपाल, नेपाल में बृहद हिमालय पर आपको 6-7 चोटियां यहाँ पर भी आपको याद रखनी है। देखिए कितनी होती हैं, यहाँ पर लगभग 7 चोटियां हैं शायद, 4 4 8 चोटियां यहाँ पर आपको याद रखनी होंगी। मैं बना दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 चोटी यहाँ पर है, 8 चोटी, ठीक है। 8 चोटियां यहाँ याद रखनी है, इनका क्रम भी याद रखना है। सबसे पश्चिम में ये जो चोटी है इसका नाम क्या है, धौलागिरी, धौलागिरी है। उसके बाद कौन सा है, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। उसके बाद क्या है, तो मनसालू है, मनसालू, मनसालू के बाद क्या है, गौरी शंकर, गौरी शंकर। उसके बाद क्या है, छुयू करके है, एक पहाड़ी है, एक छोटी है छुयू। और छुयू के बाद क्या है, छुयू के बाद ये है आपका माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के बाद में यहां पर है मकालू, मकालू। और यहां पर ये जो श्रृंखला आप देख रहे हैं, ये चोटी देख रहे हैं, इसका नाम है कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। तो ये 8 चोटियां हैं, ये आपको याद रखनी है इसी क्रम में जैसा मैंने बताया, ठीक है। सबसे पश्चिम में क्या है, धौलागिरी है, उसके बाद क्या है, अन्नपूर्णा है, फिर मनसालू है, फिर गौरी शंकर है, फिर छुयू है, उसके बाद एवरेस्ट है, फिर मकालू है, फिर क्या है, कंचनजंगा है। ये 8 चोटियां आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। पूर्व से पश्चिम क्रम और पश्चिम से पूर्व क्रम, इसको कैसे याद किया जाता है, तो यहाँ पर आप लोग जो ज्योग्राफी की जो वीडियोज बनी होंगी उसमें आप लोग देखिएगा, ठीक है। जहाँ पर हम लोग यहाँ फ्री क्लास काफ़ी चली हुई हैं, इसी चैनल पर है, तो वहाँ पर कहानी के माध्यम से कैसे इसको याद किया जाता है वहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो इतनी श्रेणियाँ, इतनी चोटियाँ आप लोग बृहद हिमालय पे याद रखिए। कितनी, 8 यहाँ पर हो गए, 6 यहाँ, 14,
और 15, और एक वहां पर 15, 16 चोटियां आप लोग याद रखिएगा क्रम से है। क्लियर है? इसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, यहाँ पर कोई मेन चोटियाँ नहीं हैं, मेन कोई यहाँ पर चोटियाँ नहीं हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने हिमालय में सबसे पहले हम लोगों ने क्या श्रेणियों का अध्ययन किया, कितनी श्रेणियाँ हैं, बीच में घाटियाँ कौन सी हैं, फिर वहाँ पर जितने भी ग्लेशियर हैं उनका अध्ययन किया। उसके बाद हम लोग दर्रों का अध्ययन किया, दर्रों के बाद हम लोगों ने चोटियों का अध्ययन किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिमालय है, हिमालय संबंधी जितने तथ्य हो सकते हैं लगभग हमने सारे समाप्त कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग हिमालय के दक्षिण में क्या है, तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मैदान है। कौन सा मैदान है, तो उत्तर भारत का मैदान जिसे बोलते हैं, या हम लोग इसको भाबर तराई क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्षैतिज विभाजन पढ़ा, क्षैतिज विभाजन। अब हम लोग पहले देखेंगे ऊर्ध्वाधर विभाजन, हिमालय का ऊर्ध्वाधर विभाजन कैसे किया गया है। ठीक है, हेडिंग डालिएगा भाबर का ऊर्ध्वाधर विभाजन। उसके बाद हम लोग मैदान पे आ जाएंगे। देखिएगा, अगर हम ये मान के चलेंगे ये आपका क्या है, ये आपका हिमालय है, मान के चलिए क्या है, ये आपका हिमालय है। और हिमालय का जो क्षैतिज विभाजन, सॉरी ऊर्ध्वाधर विभाजन है, इसको किसने दिया, तो एक वैज्ञानिक कह सकते हैं, भूगोलवेत्ता कह सकते हैं, सिडनी बुराड। क्या नाम है इनका, नाम है सिडनी बुराड। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हिमालय का ऊर्ध्वाधर विभाजन किया है। और इन्होंने आधार किसको बनाया है, इन्होंने नदियों को आधार बनाकर हिमालय का ऊर्ध्वाधर विभाजन किया है। यहां पर एक नदी आती है जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है, सिंधु नदी है। और सिंधु नदी के बाद अगली जो नदी है इसका नाम है सतलज नदी। सतलज के बाद अगली जो नदी है काली नदी है, काली नदी के बाद अगली जो नदी है इसका नाम है तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी के आगे यहां पर एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इन नदियों के आधार पर सिडनी बुराड ने जो हिमालय है उसका क्या किया है, ऊर्ध्वाधर विभाजन किया है। इन्होंने कहा कि सिंधु और सतलज के बीच में जो ये हिमालय है इसको क्या नाम दिया, इसको नाम दिया पंजाब हिमालय का, इसको नाम दिया पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलज से काली नदी के बीच में जो हिमालय है इसका नाम है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय है इसको नाम दिया गया नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो है इसे बोलते हैं असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, तो यहां पर नदियों के आधार पर हिमालय का सिडनी बुराड ने क्या किया है, ऊर्ध्वाधर विभाजन किया है, पंजाब हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में, नेपाल हिमालय में और असम हिमालय में। क्लियर है? और यहीं पर हम लोग इसके साथ हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, भाबर और तराई क्षेत्र। ठीक है, भाबर और तराई क्षेत्र का भी अध्ययन हम लोग इसके साथ कर लेंगे। जब ये जो नदियां हैं ये जब हिमालय से नीचे उतरती हैं तो यह अपनी किस अवस्था में होती हैं, युवा अवस्था में होती हैं। और जब ये नदियाँ युवा अवस्था में होती हैं तो ये बहुत ढेर सारे जो अवसाद है, पत्थर है, चट्टान है, इनको पर्वत से लेके आती हैं, नीचे तक आती हैं। और जैसे ये नदियाँ मैदानों में प्रवेश करती हैं तो यह किस में प्रवेश कर जाती हैं, अपनी प्रौढ़ावस्था में, जिसके कारण ये बड़े बड़े जो चट्टान लाए जाते हैं उनका निक्षेपण कहाँ कर देती है, ये नदियाँ अपने पर्वत के पद पर इन पत्थरों का क्या कर देती हैं, निक्षेपण कर देती हैं। ऐसे जहां पर स्टार्टिंग में बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे,
इसके आगे क्या है, इनसे छोटे पत्थर देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसे छोटे पत्थर देखने को मिलेंगे। ये जो संपूर्ण क्षेत्र है, ये जो पत्थरों का जो संपूर्ण क्षेत्र है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे बोलते हैं भाभर क्षेत्र। इसे क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं भाभर क्षेत्र बोलते हैं। और जब नदियां इन क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो मुख्य नदी जैसे ये नदियां हैं, ये जो मुख्य नदी है यही सतह पर दिखाई देती हैं, सतह पर यही नदियां दिखाई देती हैं। लेकिन हिमालय से निकलने वाली जो और छोटी छोटी नदियां हैं वो क्या हो जाती हैं? इन्हीं पत्थरों के नीचे, इन्हीं भाबर क्षेत्र के नीचे विलुप्त हो जाती हैं, दिखाई नहीं देती, सतह पर नहीं दिखाई देती हैं, नीचे नीचे प्रवाहित होती हैं। और जैसे ही भाबर क्षेत्र समाप्त होता है तो ये जो नदियां जो नीचे नीचे प्रवाहित हो रही थी, ये क्या करती हैं? पुनः क्या करती हैं? बाहर निकलती हैं, ऐसे बाहर निकलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भाबर क्षेत्र के बाद एक बहुत बड़े दलदली क्षेत्र का यहाँ पर निर्माण होता है। एक बहुत बड़े दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। इस दलदली क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या होती है? दलदली क्षेत्र है तो दलदली क्षेत्र में क्या होगा? यहाँ पर रेंगने वाले जीव पाए जाएंगे, मच्छर मक्खी इन सब का प्रकोप रहेगा। साथ में यहाँ पर सिनकोना नामक जो वृक्ष होते हैं जिससे मलेरिया की दवा बनती है, कुनैन दवा जो बनती है, वो भी यहीं पर दलदली क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। साथ में यहाँ पर जो उत्सृत कूप होते हैं, ठीक है, जहाँ पर अपने आप नदी, जैसे देखिए यह दलदली क्षेत्र है तो दलदली क्षेत्र होने का यहाँ का वाटर लेवल बहुत ऊपर होता है और ऊपर की जो सतह होती है थोड़ा सा क्या होती है? थोड़ी सी टाइट होती है। अगर हम लोग हल्का से उस मिट्टी को हटाएंगे तो नीचे से अपने आप क्या निकलने लगता है? पानी निकलने लगता है। इसे ऐसे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उत्सृत कूप के क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ढेर सारे ऐसे कूप पाए जाते हैं, कुएं पाए जाते हैं जहाँ से पानी अपने आप निकलता है। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्या है? यह दलदली क्षेत्र है। और इस क्षेत्र से आगे बढ़ने पर पुनः जो नदियाँ बिखरी हुई हैं वो आपस में क्या करती हैं? मिलने लगती हैं। और जब ये आपस में मिलने लगती हैं तो यह एक पुनः अपने मुख्य धारा में या नदी घाटी में प्रवाहित होने लगती हैं। और जब यह पुनः अपनी नदी घाटी में प्रवाहित होने लगती हैं तो यहाँ पर इनका मार्ग कैसा हो जाता है? निश्चित हो जाता है, ठीक है। ये इसी नदी घाटी में प्रवाहित होती हैं और आगे चल के कहाँ चली जाती हैं? समुद्र तक चली जाती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस तराई क्षेत्र के बाद का जितना भी आप क्षेत्र देख रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों का निर्माण कैसे हुआ है? इन्हीं नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। लेकिन वर्तमान में जब नदियां अपनी नदी घाटी में प्रवाहित हो रही हैं तो ये जो बीच की जो मृदा है ये कैसी हो गई? पुरानी जलोढ़ मृदा हो गई है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बांगर क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बीच का क्षेत्र जो होता है ये कैसा होता है? बांगर क्षेत्र होता है। अगर इसको हम लोग अगर अलग दूसरी परिभाषा से देखें तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष जब नदियों में जब बाढ़ आता है तो ऐसा क्षेत्र जहाँ तक बाढ़ का पानी पहुँचता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है कैसी मृदा होगी? तो ऐसी ये होगी जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा होगी और यह उपजाऊ मृदा होगी, कृषि के लिए बहुत उपयोगी होगी। लेकिन इस बाढ़ क्षेत्र के बाहर के वो सारे क्षेत्र जहाँ जिनका निर्माण इन्हीं नदियों के अवसादों के द्वारा हुआ है, लेकिन प्रतिवर्ष यहाँ पर जो नदी का पानी है, जो बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, तो इन संपूर्ण क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं बांगर क्षेत्र। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोगों ने बांगर और तराई क्षेत्र भी देख लिया, ठीक है। तो ये आपका हिमालय पर्वत के पद पर जो पठारी कह सकते हैं, जो पथरीली क्षेत्र होते हैं, जो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर चट्टान जहाँ पाए जाते हैं, इन पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? भाबर क्षेत्र बोलते हैं। इसके बाद जहाँ दलदली क्षेत्र है इसे क्या बोलेंगे? तराई क्षेत्र बोलेंगे, तराई क्षेत्र। और नदी के बाढ़ का पानी जहाँ तक पहुँच रहा है प्रतिवर्ष उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे जलोढ़ या खादर क्षेत्र बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? खादर क्षेत्र। और बाढ़ का पानी जहां नहीं पहुंच पाता है उसे क्या बोलते हैं? बांगर क्षेत्र बोलते हैं। क्लियर है? और यही जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कई मैदानों का निर्माण हुआ है इन नदियों के द्वारा।
अब इन्हीं मैदानों को हम लोगों को क्या करना है, उनका अध्ययन करना है। ठीक है, कौन कौन से मैदान हैं? तो पहला मैदान मैंने आपको बताया राजस्थान का मैदान, दूसरा मैदान कौन सा है, दिल्ली पंजाब हरियाणा का मैदान, तीसरा कौन सा है, गंगा का मैदान, और चौथा कौन सा है, तो यह आपका पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्लियर है? इन चार मैदानों का अध्ययन हम लोगों को करना है, लेकिन हम लोग इसका अध्ययन कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास में। आज समय भी हम लोग का ओवर हो रहा है। ठीक है, और साथ में हिमालय का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया, सारी पर्वत श्रृंखलाओं का। जैसे हम लोग का जो पूर्वी पठारी क्षेत्र है, जो हम लोग का मेघालय वाला क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इनका अध्ययन करना है, और साथ में प्रायद्वीपीय भारत में जो पर्वत हैं, चोटियां हैं, जो दर्रे हैं, उनका भी अध्ययन करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।